हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी पूरा खत्म करने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 होगा इंडियन इकोनॉमी का। तो आज का जो सबसे लेटेस्ट टॉपिक वो होगा वे फॉरवर्ड। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड सिंपली मींस जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना कि यार इंडिया में बहुत सारे प्रकार के स्कीम्स लाए हैं गवर्नमेंट ने फॉर व्हाट? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो उसी तरफ हम लोग जाने वाले हैं। ओके, उसी तरफ हम लोग जाने वाले, और भी बहुत सारे स्कीम्स, बहुत कुछ देखने वाले हम लोग इधर पे। आ जाओ, सिंपल बात है। ओके, उतना ही पढ़ना है जितना रिलेवेंट है, जो इररिलेवेंट है वो देखना नहीं है अभी के लिए। ओके, तो आ जाओ। India is an attractive hub for foreign investment in the manufacturing sector. Several mobile phones, luxury and automobile brands among others have set up, are looking to establish their manufacturing bases in the country. Simple English है, पढ़ लियो ये। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है, सीधे सी बात है। देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया में पोटेंशियल है कि वो लोग यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन पहुंच जाए बाय द ईयर 2025। ठीक है, बाय द ईयर 2025। और ये आशा है, एक्सपेक्टेड, और ये आशा है कि जो इंडिया है ना वो टॉप 3 रैंक में चला जाएगा इन ग्रोथ इकोनॉमिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड बाय ईयर 2020। ठीक है, क्लियर है? जितना रेलेवेंट है उतना ही। उसके बाद देखो, जब से यार ये जीएसटी लगाया है ना, इंडिया की गवर्नमेंट ने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया है ना, तो क्या हो गया? इंडिया को एक कॉमन मार्केट जैसे बना देगा, फॉर द एंटायर वर्ल्ड। एवरी सेकंड कंट्री विल वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। Why? Because GST is a platform. Listen, GST is a taxation which is implicated in most of the developed countries. ठीक है, तो यार बाहर के देश में जीएसटी, अपने देश में जीएसटी है, तो बाहर वाले देश तो पता होगा ना जीएसटी कैसे चलता होगा। हाँ, रेट डिफरेंट होगा, तो वो क्या कर देगा? एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना देगा, प्लेटफॉर्म बना देगा, सो दैट इंडिया में आके बंदे इन्वेस्ट कर पाए। ओके, इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ US dollar 2.5 trillion along with a population of 1.32 billion people, which will be a big draw for investors. ठीक है, इन्वेस्टर्स बहुत आएंगे, आके क्या करेंगे? इन्वेस्ट करने का कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि यार इंडिया की पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है, 1.32 बिलियन पीपल। ओके, तो जीएसटी ने ये काम कर दिया कि हाँ, बाहर के देश वालों को भरोसे दिलाया कि आ जाओ इधर पे आके इन्वेस्ट करो, बढ़िया रहेगा। 1.32 बिलियन पीपल है, और क्या चाहिए जिंदगी में तुम लोगों को, ऐसा करके बोला। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, सिर्फ रिलेवेंट पढ़ना है। विद इम्प्यूटस ऑन डेवलपिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड स्मार्ट सिटीज। इम्प्यूटस का मतलब क्या होता है कि यार जोर डालना। किस चीज के ऊपर जोर डाल रहा है गवर्नमेंट जोर डाल रहा है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए एंड स्मार्ट सिटीज डेवलप करे। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए और स्मार्ट सिटीज डेवलप करे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का मतलब वो जगह, वो पॉइंट जहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो पाए। ओके, ब्रिंगिंग एक्चुअली मेकिंग अ हब ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है? एंड स्मार्ट सिटीज बनाने का कोशिश कर रहा है। उससे क्या होगा सर? उससे होगा क्या यार? उससे क्या होगा कि इंटीग्रेशन बढ़ेगा, मॉनिटरिंग एंड डेवलपिंग ए कंडक्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, डेवलप करने के लिए एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट बन जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद देखो, फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड विल प्रमोट एडवांस प्रैक्टिसेस इन मैन्युफैक्चरिंग। सिंपल सा लैंग्वेज है, बस रीड करना है, ये ज्यादा डीपली मत जाना। टर्शरी सर्विस में कुछ भी नहीं है, रीड करना है। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं यार, टर्शरी सर्विसेज में कि यार ये जो यहाँ पे बस एक आपको जीके वाला चीज बताया, यहाँ पे पीएमआई इंडेक्स है ना, पीएमआई इंडेक्स ऑफ इंडिया। फॉर व्हाट? पीएमआई का मतलब क्या होता है? परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ना, उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो मेजर करता है पीएमआई। समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो इकोनॉमी है ना, कैसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, खराब चल रहा है। जैसे आपको बुखार होता है तो आप क्या यूज करते हो? थर्मोमीटर। तो यार थर्मोमीटर से क्या करते हो? आपके बॉडी के टेम्परेचर मापते हो ना कि यार इसको बुखार है कि नहीं, तो वही पीएमआई इंडेक्स क्या करता है? अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को मापता है कि इसका इकोनॉमी कैसे चल रहा है। तो 2019 में कितना था? मई 2019 में था 53.8 पीएमआई इंडेक्स था। ठीक है, उसके बाद जून में क्या हो चुका है? 2019 को 49.6 हो चुका है। एक तो एक्सपांशन तो हो रहा है, लेकिन फॉल भी तो हुआ है अपने इंडस्ट्री में। समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ना। अभी एक चीज देखो यहाँ पे, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर ए की ड्राइवर, ओके,
of India growth and India ranked as the okay इधर से देखो India ranked as the 8th largest exporter of commercial services in the world in the year 2017 को 8th largest याद रखना यहाँ पे 2017 को रैंक हुआ है 8th largest which year 2017 को ठीक है किस चीज में कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट करने में एक्सपोर्ट ऑफ कॉमर्शियल सर्विस समझ में आ रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करने में ये याद रखा ये लिख लिया उसके बाद एक और एक चीज है याद करने के लिए यहाँ पे और एक चीज ये है कि इंडिया जो है वो अपना सेकेंड लार्जेस्ट बना है सेकेंड लार्जेस्ट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड इज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड ओके हाँ तो सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड हाईएस्ट एक ही तो है कि टेलीकम्युनिकेशन यूजर है इंटरनेट यूजर्स है इन दी वर्ल्ड इंडिया में सबसे ज्यादा भयानक इंटरनेट वर्ल्ड में अगर कोई यूज करता है सेकंड में आता है इंडिया फर्स्ट में कौन आता है सर चाइना उसके बाद कौन है इंडिया उसके बाद बताओ यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है क्लियर है भाई आ जाओ मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिया है देखते क्या किया है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम इस स्कीम के तहत क्या किया गवर्नमेंट ने देखो प्रोमोट किया है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया बाय प्रोवाइडिंग ड्यूटी स्क्रिप्ट क्रेडिट फॉर एलिजिबल एक्सपोर्ट अभी ये ड्यूटी स्क्रिप्ट क्या है यहाँ पे समझने का एक चीज है ड्यूटी स्क्रिप्ट क्या होता है कि ये जो ड्यूटी स्क्रिप्ट है ना ये कस्टम ड्यूटी में आता है तो जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल में आओगे आप टैक्स भरोगे इनडायरेक्ट टैक्स वहां पे आपको मिलेगा कस्टम ड्यूटी ठीक है कस्टम ड्यूटी वहां पे आपको ड्यूटी स्क्रिप्ट पढ़ने को मिलेगा बेसिकली क्या होता है कि ड्यूटी स्क्रिप्ट एक इनिशिएटिव है ओके टेकन बाय द गवर्नमेंट अभी ड्यूटी स्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं डी कभी कभार डीएससी भी लिखते हैं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट या फिर डी ड्यूटी स्क्रिप्ट क्रेडिट कोई भी कह लो ठीक है ये भी लिख सकता है ये भी लिख सकता है तो इसमें क्या होता है कि जो टैक्स लगता है ना आपको कस्टम में जो टैक्स लगता है ना अगर आपका टैक्स लगा है 20 रुपया ठीक है कस्टम ड्यूटी लगा है आपका 20 रुपया ओके देखो कस्टम ड्यूटी में बहुत प्रकार के ड्यूटी होते हैं ठीक है एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं तो अगर पकड़ लो आपको टैक्स लगा है 20 रुपए और आपने DCS इसमें भी आपका जमा है 20 रुपीज ठीक है क्रेडिट हुआ है इधर पे तो क्या हो जाएगा भैया कि ये आपको कहां से मिला DCS मिला क्योंकि अगर कोई पूछे कि DCS कहां से मिला आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने कोई सर्विसेज बता के रखा है कि अगर मैं ये सर्विसेज करूंगा सर्विसेज दूंगा बाहर के देश को तो मेरे को गवर्नमेंट इनाम देगा DCS तो वो DCS का पैसा इधर से मिला तो DCS का पैसा जो है ना ये जो कस्टम ड्यूटी लगता है टैक्स लगता है बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के टाइम पे जो टैक्स लगता है ना उस पर क्या करेंगे गवर्नमेंट सेट ऑफ कर देंगे तो आपको जो गवर्नमेंट DCS मिला है तो आपको टैक्स देने का दरकार नहीं है ये कट जाएगा इधर से कट जाएगा समझ में आ रहा ना ये होता है ड्यूटी स्क्रिप्ट क्रेडिट क्लियर है अभी शॉर्टकट में समझाया इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हम लोग जब बड़े क्लास में चले जाएंगे बड़े क्लास मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल पे तब हम लोग समझेंगे ये वाला चीज आ जाओ ओके उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है देखो अंडर दिस स्कीम अ रिवॉर्ड ऑफ 3 to 5% कौन सा स्कीम सर ये SEIS स्कीम ठीक है 3 to 5% ऑफ नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न इन गिवन फॉर मोड 1 एंड मोड 2 सर्विसेज अगर आपने मोड 1 एंड मोड 2 सर्विसेज किया देखो मोड 1 एंड मोड 2 किस कोई प्रकार का सर्विसेज होता है ओके दिस इज टाइप ऑफ सर्विस अगर आपने ये टाइप ऑफ सर्विस किया ना देखो ये टाइप ऑफ अगर सर्विसेज ने आपने किया तो आपके जो नेट फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है ना अर्न कर रहे हो आप नेट फॉरेन एक्सचेंज उसमें 3 to 5% गवर्नमेंट रिवॉर्ड देगा आपको अंडर दिस स्कीम समझ में आ रहा है क्लियर है बस इतना ही समझना है इन दी मिड टर्म रिव्यू क्या हुआ ये जीके है पूरा ठीक है ये अपना जीके है 2015 से लेके 2020 तक ना क्या हुआ कि देखो एक चीज हुआ बहुत खतरनाक चीज हुआ देखो क्या चीज हुआ कि ये वाला स्कीम है SEIS जो कि सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है इसमें इंसेंटिव मिला 2015 से लेके 20 तक ठीक है 2% का इंसेंटिव इंक्रीज इंसेंटिव मिला पकड़ लो आपका इंसेंटिव था 10% ठीक है 10% से यार 2% एक्स्ट्रा हो चुका है 12% इंसेंटिव मिलने लग चुका है अपने 2015 से 20 तक तो 12% एक्चुअली है नहीं यहाँ पे बस इतना बताया कि नोटिफाइड सर्विसेज जो नोटिफाइड सर्विसेज है ना उसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स जो है वो देने लग गए गवर्नमेंट
ठीक है, गवर्नमेंट नोटिफाइड सर्विसेज के ऊपर 2% एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने लग गए गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव, ऐसा नहीं कि 2% इंटेंसिव देने लग गए, नहीं 2% इंसेंटिव नहीं, 2% ज्यादा, मतलब जो पहले था उसको उसके साथ 2% ऐड किया गया। पकड़ लो, अगर पहले 10 था उसके साथ 2% ऐड किया गया, मतलब 12% इंसेंटिव। समझ में आ रहा है ना, तो 2% इंक्रीज हुआ। समझ में आ रहा है, कौन से ईयर पे, 2015 से लेकर 2020 तक। समझ में आ रहा है, ओनली फॉर नोटिफाइड सर्विसेज, सब सर्विसेज के लिए नहीं। उसके बाद देखो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, इसमें क्या कहा गया है, सिंपल है, एक है कनेक्ट इंडिया, एक है प्रोपेल इंडिया, एक है सिक्योर इंडिया। ये बस रीड करना है आपको यहां से लेके यहां तक। अगर मैं आपको सिंपल से बता दूं, क्रेडिटिंग रॉबस्ट डिजिटल, रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो अभी भी कोशिश ही कर रहा है, ठीक है, लेकिन यार क्या बताए, नेटवर्क का तो क्या बताए, मतलब कुछ बोलना नहीं है मेरे को। इधर आ जाओ, इनेबलिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज थ्रू इन्वेस्टमेंट इनोवेशंस एंड आईपीआर जनरेशन। आईपीआर जनरेशन यहाँ पे अगर आपको बता दूं मैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जनरेशन हो सकता है कि पेटेंट जो होता है, ठीक है, आप अगर कोई भी किसी प्रकार का इनोवेशन कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर आपको क्या क्या चाहिए, कॉपीराइट चाहिए, पेटेंट चाहिए, है कि नहीं। अगर आप कोई भी बुक लिख रहे हो तो कॉपीराइट चाहिए, अगर आपने किसी भी प्रकार का इन्वेंशन किया है तो आपको क्या चाहिए, पेटेंट राइट चाहिए। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट काम कर रहा है, ओके, फॉर गिविंग बेटर सर्विसेज इन ऑल दिस सेक्टर्स। और यार नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी भी इन्वेंट करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, या फिर लाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, या फिर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। प्रोपेल इंडिया, सिक्योर इंडिया में क्या है कि यार सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशंस, ओके, इंश्योरिंग सॉवरेनिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशंस, कि आप लोग जो ये व्हाट्सएप पे मैसेज एक्सचेंज नहीं करते हो, तो वो उसको वो सिक्योर रहे, वो प्राइवेट रहे, ओके, सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेशनल टूरिज्म, बस एक एक लाइन का है, कोई भी टेंशन नहीं लेने का है, बस एक लाइन का है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ही निकाल के अपने को लिख डालना है, ठीक है। आ जाओ, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2015, क्या बताएं यहाँ पे, देखो सिंपल बात है, आपको जो है ना यहाँ पे याद करना है कि नेशनल टूरिज्म पॉलिसी किसके साथ रिलेटेड है। हाँ बताओ, ग्लोबल ट्रैवलर्स, ग्लोबल डेस्टिनेशन, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है कि यार जो टूरिज्म वाला चक्कर है ना, टूरिज्म पॉलिसी जो है, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2015, वो किस चीज के लिए वो लोग ये इंप्लीमेंट किए हैं, इनकरेज करने के लिए द सिटीजंस ऑफ इंडिया टू एक्सप्लोर देयर ओन कंट्री, अपने खुद के कंट्री को एक्सप्लोर करो। अपने खुद के कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए ये जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है वो लाया है, ठीक है। एज वेल एज पोजीशन द कंट्री एज मस्ट सी डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल ट्रैवलर्स। समझ में आ रहा है, केदारनाथ, जगन्नाथ, और क्या क्या था, कामाख्या टेम्पल, काली घाट, दक्षिणेश्वर, तो ये सारे हिंदू टेम्पल्स है मोस्टली। बात सिंपल ही है, यही है कि यार गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रहा है फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टूरिज्म पार्ट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है ना, और इंडिया को मस्ट सी डेस्टिनेशन बनाना चाहता है फॉर द ग्लोबल ट्रैवलर्स, ठीक है। समझना है, कुछ भी सीखना नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2015, ये कौन से ईयर का पॉलिसी है, 2015, इतना याद रखो, बहुत है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को क्या बताया कि हाँ जी बस इतना ही है कि विल प्रोवाइड, सोच रहे यार प्रोवाइड करने के लिए दी पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड डिलीवरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। समझ में आ रहा है, अफोर्डेबल कॉस्ट, कुछ भी कह लो, ओके। गवर्नमेंट सोच रहा है कि यार अपने हर नागरिक को अफोर्डेबल कॉस्ट से हम लोग सर्विस दे पाए। किस चीज का सर्विस, हेल्थ का सर्विस। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का। तो यहाँ पे कुछ याद रखने का है क्या, बेकार में डरते हो आप लोग, कुछ याद रखने का है ही नहीं, बस इतना याद रखने के नेशनल हेल्थ सर्विस कहाँ पे लाया, कौन से ईयर में लाया है, 2017, और क्यों लाया है इतना तो पता ही है ना, ये कॉमन सेंस है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्यों लाया है, फॉर इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ फॉर द इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया, सिटीजंस ऑफ इंडिया, है कि नहीं, एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट, उसके बाद नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है 2016, ये किस चीज के लिए लाया है, देखो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज वेल एज इनोवेशंस एंड रिसर्च इन द सेक्टर। समझ में आ रहा है, फोकसेस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज वेल एज इनोवेशंस एंड रिसर्च इन द सेक्टर। क्लियर है, इजी है, और कुछ नहीं पढ़ने के लिए। इधर आ जाओ, ये 15, 17 और 16 याद रखियो अच्छे से, कौन से डेट में कौन सा लाया गया। एफडीआई पॉलिसी जो है, देखो एफडीआई पॉलिसी के बारे में हम सीखेंगे अभी। एफडीआई पॉलिसी मैंने पहले ही बता चुका हूं, जो पहले क्लास था अपना उसमें हम लोग एफडीआई पॉलिसी खत्म कर चुके हैं, यहां से ये लेके यहां तक रीड करना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रीड करा दे रहा हूं आपको। बस वन वर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चन है, बस देखना है और समझना है।
100% FDI is allowed under automatic route। भैया पुराना हो चुका है, कुछ नया बताओ। अप्रूवल ऑफ 100% FDI in aviation from for foreign carriers, ठीक है। 100% FDI is allowed under the automatic route in tourism and hospitality, okay। ऊपर वाला क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड डोमेस्टिक शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइंस, ठीक है। 100% सब जगह पे 100% है। बस याद रखियो ये वाला जो नाम्स है ना, ऑटोमेटिक रूट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइंस, ये याद रखियो। सब जगह तो 100% ही है, 99% कुछ नहीं है, ठीक है। एविएशन में याद रखना, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, ये सब याद रखना। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड 100%। 100% याद रखने का दरकार नहीं है, हर जगह पे 100% है। एजुकेशन सेक्टर पे अलाउड है। उसके बाद देखो ऑटोमेटिक रूट फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट 100% फॉर एफडीआई इज परमिटेड अंडर द गवर्नमेंट रूट। तो यहाँ पे देखो एक अलग बात है, यहाँ पे थोड़ा अलग सा बात किया गया है, यहाँ पे गवर्नमेंट रूट इंक्लूड किया गया है। तो देखो फॉर हेल्थ केयर सेक्टर 100% एफडीआई इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको 100% एफडीआई इज परमिटेड अंडर द गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट से आपको अलाउड है। सर ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है सर? ये ग्राउंड फील्ड प्रोजेक्ट जो है और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जो है ना, ये एफडीआई पॉलिसी में आता है, ठीक है। फ्यूचर में पढ़ने को मिलेगा। अभी के लिए इतना समझना है कि ग्रीन फील्ड मतलब क्या होता है, किसी जगह पे इन्वेस्ट करना एकदम फ्रॉम स्क्रैच से, ठीक है, आपको इन्वेस्ट करना है। और ब्राउन फील्ड मतलब क्या होता है कि वहां पे ऑलरेडी एक बिजनेस है, उसको खरीद लेना, ठीक है, उसको खरीद लेना है, रिनोवेट करना है, ठीक है, उसको डेवलप करना है, ये होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है? इतना समझ के रखो, बाकी जो कंसेप्ट है वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव लेवल। उसके बाद देखो एफडीआई कैप इन द टेलीकॉम सेक्टर हैज बीन इंक्रीज 100% फ्रॉम 74%। पहले कितना था? 74%। कहां पे? टेलीकॉम सेक्टर पे, ठीक है। 100% 49% will be done through automatic route and the rest will be done through FIPB approval route, ठीक है। 49% जो है, इस 100% से 49% जो है वो ऑटोमेटिक रूट से होगा और the rest will be done and the rest will be done through FIPB approval route। तो बेटा कंफ्यूज मत होना, दो ही रूट है, एक है ऑटोमेटिक रूट, एक है गवर्नमेंट रूट, ठीक है, गवर्नमेंट रूट। और इस गवर्नमेंट रूट के अंडर में एक डिपार्टमेंट आता है जो कि हम लोग कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। तो यही है वो, ये गवर्नमेंट रूट। तो 49% से ऑटोमेटिक रूट और बाकी गवर्नमेंट रूट से। समझ में आ रहा है ना? अभी देखो गवर्नमेंट हैज अलाउड 100% एफडीआई इन द रेलवे सेक्टर फॉर अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। रेलवे सेक्टर में भी 100% एफडीआई मिला है भैया। उसके बाद देखो एफडीआई लिमिट्स फॉर इंश्योरेंस कंपनीज हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 26%। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या हो चुका, उसका पहले जो एफडीआई का लिमिट था, ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लिमिट था 26% था, अभी वो 49% एंड 100% फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज, ओके। 49% तक जा चुका है फॉर इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज जो है उनके लिए 100%। नाउ व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज? इंटरमीडिएरीज तो पता है ना बेटा, बीच वाले लोग के लिए, ओके, बीच वाले लोग के लिए। दे आर नॉट एक्चुअली द कंपनीज, okay, they are not actually the companies, they are the intermediaries who provides insurance। समझ में आ रहा है? वो डिफरेंस है। तो कंपनीज के लिए इतना याद रखो कि कंपनीज के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो है वो 26% से 49% तक जा चुका है एंड 100% फॉरवर्ड इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज। याद रख पाओगे? क्लियर है? कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो चलो यही रीड कर लेना, ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। उसके बाद इधर आ जाओ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया देख लेते हैं। अभी तक बताओ यार, कुछ टफ था? कोई तो टफ नहीं था, कुछ भी टफ नहीं था। बस अपने को क्या पढ़ना था, क्या याद रखना है, एक एक पॉइंट लाइन लिख लिख के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस वही, कौन से साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, क्या नया पॉलिसी लाया है, तो पूरा जनरल नॉलेज है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देखो यार, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज में ना बहुत सारे प्लान्स है। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, सेकंड 5 ईयर प्लान है, थर्ड 5 ईयर प्लान है, फोर्थ 5 ईयर प्लान है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान है, 7th 8th 9th 10th 11th और 12th भी है भैया, और 12th 5 ईयर प्लान। समझ में आ रहा है? 12th 5 ईयर प्लान। अभी हम लोग पढ़ लेंगे कौन से ईयर में क्या हुआ। इजी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, पहला 5 ईयर प्लान, वो कहां से लेके कहां तक चला था? 1951 से लेके 56 तक। तो वहां पे क्या नया चेंजेस आया है,
तो 5 ईयर प्लान में बेटा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए उन्होंने जोर डाला 5 ईयर प्लान में। देखो 5 ईयर प्लान तो पता है ना हर एक इंडिविजुअल को, हिंदुस्तान के हर बंदे को पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान प्रोड्यूस करता है गवर्नमेंट, वो इनिशिएट करता है कि यार 5 ईयर प्लान करना है। तो हर 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट सोचता है कि इस 5 साल में अपने को ये पर्टिकुलर एरिया डेवलप करना है। तो ये जो 5 ईयर प्लान था ना पहला, उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जोर डाला। तो क्या हुआ, इंक्रीज बाय 36% इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 5 ईयर। तो फूड ग्रेन्स में क्या हो गया, कॉन्स्टेंट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स में क्या हुआ, इंक्रीज बाय 36%। 5 साल के टाइम लिमिट में, 5 साल के टाइम लिमिट में क्या हुआ, 36% बढ़ा है इन दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। याद होगा। सेकंड 5 ईयर प्लान देखने वाले, क्या चमत्कार हुआ। देखो सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या चमत्कार हुआ कि उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करने का सोचा। लेकिन देखो कभी कभार जो हम सोचते हैं ना उससे बढ़कर हो जाता है। उन्होंने सोचा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन पता है क्या हुआ, सिर्फ 20% प्लान जो है ना 5 ईयर प्लान का, बस 20% प्लान जो है। देखो पहला जो 5 ईयर प्लान है उसका 31% जो प्लान है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के टुवर्ड्स उन्होंने जोर डाला है कि नहीं। लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में बस 20% उन्होंने सोचा कि जोर डालना है, ठीक है, जोर डालना है बस 20%। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ पता है, 20% जोर डाला एग्रीकल्चर में, बाकी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में उन्होंने लगाया। लेकिन बेटा ये जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है ना वो एक्सीडेड द टारगेट ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जितना सोचे उससे ज्यादा बढ़ोतरी हुआ वेयर इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। समझ में आ रहा है ना, एक्सीडेड द टारगेट, टारगेट फाड़ के निकल गया। समझ में आ रहा है, ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, पानी का सप्लाई अच्छे से मिला था और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा, इसलिए क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है वो बढ़िया तरीके से बढ़ चुका था। ये कौन से ईयर है, कौन से ईयर में देखो 1956 से लेके 1961 तक। तो याद है पहला फर्स्ट ईयर प्लान में क्या हुआ था, हाँ जी एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स ही उन्होंने डिवोशन डाला, ठीक है, 1951 से लेके 56 तक। तो वहां पे क्या हुआ, पूरा जो प्लान था ना 5 ईयर प्लान, उसमें 31% पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने जोर डाला। तो बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीमेंट हुआ, जो कि 36%, 5 साल के अंदर अंदर 36% ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। सुनो 36%, सिर्फ 36% नहीं, 36% ज्यादा इंक्रीज हुआ। पकड़ लो पहले होता था सिर्फ 20% प्लस 36% हुआ। समझ में आ रहा है, 56% इन शॉर्ट, समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ था पहले 5 साल में। उसके बाद उन्होंने क्या सोचा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में उनको जोर डालना है, और सिर्फ 20% जो है उन्होंने एग्रीकल्चर के टुवर्ड उन्होंने जोर डाला। लेकिन 20% में जो जोर डाला ना, तब भी एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर जो सेक्टर्स है ना, वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से मुनाफा हुआ उनको। उनका पानी का सप्लाई अच्छे से दिया गवर्नमेंट ने, और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने के लिए इंकरेज किया, जिससे अपना जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो एक्सीड कर चुका है टारगेट। अगर पकड़ लो टारगेट था 200 टन टारगेट था, उन्होंने 500 टन टारगेट अचीव कर लिया। समझ में आ रहा है, एक्सीड कर लिया। क्लियर है, इतना सा क्लियर है। थर्ड ईयर प्लान जाने वाले अच्छे से देखो थर्ड 5 ईयर प्लान में बहुत कुछ हुआ। थर्ड 5 ईयर प्लान में बहुत कुछ हुआ। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, 1961 से लेके 66 तक था। तो यहाँ पे एक वॉर भी हुआ था थर्ड 5 ईयर प्लान में, जो कि इंडो पाक वॉर था। इंडो पाक वॉर था, ठीक है, इंडो पाक वॉर था, 1965 में हुआ था। याद है किसी को? कैसे याद रहेगा, तुम भी जन्म नहीं लिए थे, हम भी जन्म नहीं लिए थे। चाइनीज एग्रेशन जो है वो भी दिखा इन द ईयर 1962। और सुनो, दो चीज हुआ, और एक चीज हुआ जो कि है ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम। ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लाया फॉर दी एग्रीकल्चरल बेसिस ओनली, फॉर इंक्रीजिंग दी प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम जो है ना वो काफी हद तक नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ द चाइनीज एग्रेशन इन 1962 एंड इंडो पाक वॉर इन 1965। समझ में आ रहा है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था गवर्नमेंट ने। ओके, तो इस ईयर में जो है ना, इस 5 ईयर प्लान में ना बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो तब क्या हो गया कि यार एक साइड में तो इंडो पाक वॉर था, उसके बाद चाइनीज एग्रेशन था, चाइनीज भी यार बहुत ही दखल अंदाजी कर रहे थे। तो क्या हो गया कि बहुत ज्यादा ना दिक्कत हो गया कंट्री में। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया कंट्री में। क्राइसिस ऑफ फूड हुआ था, ठीक है, क्राइसिस ऑफ फूड हुआ था। देखो, ग्रेट क्राइसिस ऑफ फूड। ड्रॉट भी था, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया था 1965 से लेके 66 तक। ऑब्वियसली जब वॉर होगा ना तो बहुत कुछ नुकसान भी होगा,
है कि नहीं? ग्रेट क्राइसिस भी था फूड के लिए। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर, तब के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एलबी शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ओके यार एक बात बताओ, कितने बच्चे हैं जिन्होंने ताशकंद फाइल्स देखा है? कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये ताशकंद फाइल्स जो है ये फिल्म देखा है? अगर आपने नहीं देखा है ना तो आज ही जाके देखना, और अगर देख के रखे हो ना तो कमेंट करना। यहाँ पे बताया कि लाल बहादुर शास्त्री है ना, ताशकंद फाइल्स में बताया उनका डेथ कैसे हुआ है। ओके, लाल बहादुर शास्त्री। और आपको मतलब जो है ना कांग्रेस जो है ना उसका जो पूरा पोल है ना खोल के रख दिया कि इंदिरा गांधी लिटरली ट्राइड टू सेल इंडिया टू द अदर कंट्री। शी ट्राइड टू सेल इंडिया टू द अदर कंट्री। और उसका जो एक पूरा प्लान था ना ऑफ किलिंग लाल बहादुर शास्त्री वाज अकम्प्लिश्ड। ओके, तो जितने भी कांग्रेस डिवोटी है मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा। देखो बेटा, अगर आज के गवर्नमेंट में कोई भी मिस्टेक किया तो मैं ही रहूंगा उस गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करने के लिए। हाँ जी, डीमोनेटाइजेशन बहुत ही बड़ा एक प्लान फेलियर था, है कि नहीं? डीमोनेटाइजेशन वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए गवर्नमेंट, बेकार था उनका प्लानिंग। ओके, अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए था। सुनो, अच्छा हुआ इकोनॉमी के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पाए। इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा रॉन्ग था, गवर्नमेंट ने बहुत बुरा किया। देखो, बीजेपी अगर मिस्टेक कर रहा है तो मैं बताऊंगा कि बीजेपी मिस्टेक कर रहा है, और कांग्रेस अगर मिस्टेक किया तो वो भी तो बताना है ना भाई मेरे। एक बार जाके ताशकंद फाइल्स देखना, पूरा असलियत सामने आ जाएगा कि कौन कितने पानी में था और क्या क्या कर रहा था। ओके, सो The mystery of Lal Bahadur Shastri's death you will find in the Tashkent Files. Okay, you have to watch that. बढ़िया फिल्म है। Okay, इधर आ जाओ। तो लाल बहादुर शास्त्री ने तब के टाइम में क्या किया कि जब इंडो पाक वॉर चल रहा था तो उन्होंने बोला कि देखो, अपना जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है ना बहुत कम हो चुका है क्योंकि वॉर चल रहा है ना। तो यार सबको बोला, इंडिया के हर बंदे को बोला कि एक हफ्ते में एक बार फास्टिंग कर लो। हफ्ते में एक बार फास्टिंग कर लो भैया, हफ्ते में एक बार फास्टिंग कर लो, ठीक है? तो ये अपील किया गया थ्रू लाल बहादुर शास्त्री। समझ में आ रहा है? कौन सी ईयर में? 1961 टू 66 की ईयर में, थर्ड 5 ईयर प्लान में। समझ में आ रहा है? बहुत कुछ घटना घटा है थर्ड 5 ईयर प्लान में, तो अच्छे से देखना। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 एनुअल प्लान्स 1966-1969 एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड 6। देखो कब तक चला मेरे को एक बात बताओ, कब तक चला ये? हाँ जी, 66 तक था ना, 1961 से लेके 66 तक था। उसके बाद देखो, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 एनुअल प्लान्स 1966 से लेके 69 तक एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड 6 to 9% एनुअल ग्रोथ अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। दिस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन टच 94 मिलियन टन्स। 94 मिलियन टन टच कर गया था। ओके, इस दौर में नहीं, इस दौर खत्म होने के बाद। समझ में आ रहा है? 6 to 9% बढ़ोतरा हुआ इन दी एनुअल ग्रोथ। क्लियर है? उसके बाद देखो फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या क्या घटना घटा है देखो अच्छे से, 1969 से लेके 74 तक। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान दिया, ठीक है? तो उन्होंने क्या देखा कि एम किया कि 5% एनुअल ग्रोथ लाना है इन फूड ग्रेन्स। 5% एनुअल ग्रोथ लाना है इन फूड ग्रेन्स, ठीक है? 5% एनुअल ग्रोथ लाना है फूड ग्रेन्स। कैसे, क्या क्या करना है देखो, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, अच्छा सीड, फर्टिलाइजर्स, न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स, ठीक है? इरिगेशन फैसिलिटी सब कुछ लाया। ओके, प्रोवाइड टू एक्सपांड द एरिया शार्पली बाय ग्रोथ इन राइस, ऑयल सीड, ठीक है? कोर्स ग्रेन्स were normally resulting in 3% annual growth against the target of 5%. टारगेट था 5% लेकिन 3% ग्रोथ हुआ इन द ईयर फोर्थ 5 ईयर प्लान। ओके, उसके बाद देखो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, 1974 से लेके 79 तक। सिंपल बात है, गवर्नमेंट ने सोचा, देखो ये जो साल था ना 1974 से लेके 79 तक, 99% बंदे तो भाई एग्रीकल्चर ही कर रहे थे उसके टाइम पे। 99% बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन पकड़ लो 85 से लेके 90% बंदे तो क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर ही तो था उनका जब ये 1974-1995 का दौर चल रहा था, है कि नहीं? तो तब क्या हो गया कि देखो गवर्नमेंट ने सोचा कि पॉवर्टी इरेडिकेशन करना है, पॉवर्टी को हटाना है। इस साल में ना फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने सोचा पॉवर्टी जो है ना उसको हटाना है हमेशा के लिए। ओके, और देखो पॉवर्टी हटाने के लिए क्या किया, एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी अच्छे से दिया,
एक्सपांशन एंड कल्टिवेटिंग एरियाज अंडर HYV सीड्स एंड ग्रांट्स, अच्छा क्वालिटी के सीड्स एंड ग्रांट्स ऑफ लोन, उन्होंने लोन्स भी दिया फार्मर्स को, सब्सिडीज भी देने लग गए टू फार्मर्स। ओके, ड्राई फार्मिंग वाज प्रोपोगेटेड, ड्राई फार्मिंग मतलब जहां पे पानी कम यूज हो, ठीक है। दिस प्लान अचीव्ड इट्स टारगेट सक्सेसफुली विद 4.6% ग्रोथ। ओके, ऑलमोस्ट सभी जो फूड ग्रेन्स है ना वो बढ़ोतरी हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था इन प्रोडक्शन एक्सेप्ट द पल्सेस विटनेस इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। क्लियर है? फिफ्थ 5 ईयर प्लान समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, 4.6% जो है ग्रोथ हुआ। ओके, अभी देखो ड्राई फार्मिंग वाज प्रोपोगेटेड, मतलब ये जो देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आया ना कि ड्राई फार्मिंग कौन से प्लान में प्रोपोगेट किया गया था, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान याद रख पाओगे ना? क्लियर है? देखो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में क्या बताया गया? सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में यार देखो हमेशा याद रखना, कोई भी एक सेक्टर अगर आपको डेवलप करना है ना तो वो जो सेक्टर है ना वो डिवाइडेड होता है कि ये एक होता है पोस्ट, एक होता है प्री, बहुत सारे डिवीजन होते हैं, है कि नहीं? तो एक एक सेक्टर में अगर आपको देखना है, ये नेशनल वाइज देखना है, ऐसा नहीं कि आपके घर के एरिया में देखना है, बस पूरा नेशनल पूरा इंडिया में देखना है, तो बहुत टाइम लग जाता है उसके लिए। तो धीरे धीरे इंडिया ने बहुत मेहनत करके बहुत कुछ सक्सेसफुल अचीव किया है। अभी देखो एक चीज कि ये जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान है वहां पे गवर्नमेंट ने क्या सोचा पता है? गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये जो केमिकल फर्टिलाइजेशन है उसमें ध्यान दिया जाए। ओके, एम्फेसाइज्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जमीन के पानी को कैसे स्टोर किया जाए। ओके, रिसोर्सेज एंड इंप्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब हार्वेस्टिंग करने के बाद, प्री होता है हार्वेस्टिंग करने के पहले, पोस्ट में क्या होता है? हार्वेस्टिंग करने के बाद या स्टोरेज का भी तो दिक्कत आता है, मार्केटिंग भी तो करना होता है, तो वो सारे चीज जो है ना गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। ओके, मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, द एनुअल ग्रोथ वाज रीच्ड अप टू 6%। ओके, हाईएस्ट एवर ड्यूरिंग प्लान पीरियड्स। द फूड ग्रेन प्रोडक्शन रीच्ड 152 मिलियन टन्स, 152 मिलियन टन्स। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 94 मिलियन टन्स कौन से साल में? 61 से लेके 66 तक, और जब ये 80 से लेके 85 आ चुका था तब तक क्या हो गया? 152 मिलियन टन्स एनुअल ग्रोथ, समझो। क्लियर है? सेवेंथ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? देखो अपने को पता है कि यार जो फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस है वो तो बहुत कम उनका क्या हो रहा था, हाँ जी, प्रोडक्शन हो रहा था, है कि नहीं? लेकिन इस साल के टाइम पे ना सेवेंथ 5 ईयर प्लान में 1985 से लेके 90 तक गवर्नमेंट ने ज्यादा जोर डाला किस चीज के ऊपर? पल्सेस के ऊपर, फूड ग्रेन्स। ठीक है, हाईएस्ट ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स एंड कोर्सेस सीरियल्स was recorded showing over all annual growth rate at 4%, 4% से बढ़ा है। ठीक है, the areas of green revolutions were expanded during the period। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन का जो एरियास है, कहां कहां पर ग्रीन रिवोल्यूशन लागू किया जाएगा, वो एक्सपांड हुआ था इस साल में, इस साल के दौरान सेवेंथ 5 ईयर प्लान में उन्होंने सोचा। 8 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? देखो 8 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? सेवेंथ 5 ईयर प्लान में तो बेटा फूड ग्रेन्स पूरा आसमान फाड़ के निकल गया, लेकिन 8 5 ईयर प्लान में क्या हो गया कि ना जो फूड ग्रेन है ना वो स्टैग्नेंट हो गया। ठीक है, स्टैग्नेंट हो गया, स्टैग्नेंट कह सकते हो, स्टैग्नेशन कह सकते हो। स्टैग्नेंट कैसे हो गया? स्टैग्नेंट मतलब वो बढ़ नहीं रहा था, एक जगह पे रुका हुआ था फूड ग्रेन्स, देखिए ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ था, लेकिन ऑयल सीड्स में फाड़ू प्रोडक्शन होने लग गया। ऑयल सीड्स रजिस्टर्ड अ रैपिड ग्रोथ 8th 5 ईयर प्लान में। क्लियर है? बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 9th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हुआ 9th 5 ईयर प्लान में वो है कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाया गया 2000, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाया गया 2000। ठीक है, was framed and several measures were announced including watershed management, development of horticulture, agricultural credits and insurance schemes for crops। ठीक है, और यहाँ पे मिक्स्ड ग्रोथ, मिक्स्ड सक्सेस जो है वो देखने को अपने को मिला है। ठीक है, फूड ग्रोथ प्रोडक्शन में ना बेटा फ्लक्चुएशंस हो रहा था। ठीक है, फ्लक्चुएशंस इन द फूड ग्रोथ प्रोडक्शन, समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है 2000 वो लाया गया था 9th 5 ईयर प्लान में। 10th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? देखो कि बहुत सारे एरियाज में ना गवर्नमेंट ने सोचा कि अब ध्यान देना है। ठीक है, अब ध्यान देना है, तो गवर्नमेंट ने फोकस किया किस चीज के ऊपर? देखो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज। देखो 10th 5 ईयर प्लान चल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, क्रेडिट फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स। ठीक है, द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस, कब अनाउंस किया था? 28 जुलाई 2000 में। तो याद रखना ये जो नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी है वो कब लाएगा? 28 जुलाई 2000
2000 में, अ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 इन दी लाइट ऑफ चेंजेस अराइजिंग ऑन द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। तो इस पॉलिसी में क्या क्या देखा गया, देखो द मेन एम्स ऑफ द पॉलिसी वेयर अचीविंग मोर देन 4% पर एनम ग्रोथ, एनुअली जो है 4% ग्रोथ से ज्यादा होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, ग्रोथ बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन भी तो करना भैया, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, अपने आसपास सॉइल वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना कैसे सीखना है, ग्रोथ विद इक्विटी इन रीजन एंड अमॉन्ग्स द फार्मर्स। उसके बाद देखो growth that caters to domestic market and maximize benefit from export of agricultural products and technological environment and economical sustainability growth। अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 11th 5 ईयर प्लान में, और एक 5 ईयर प्लान उसके बाद खत्म। देखो 11th 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने सोचा इंक्लूसिव ग्रोथ लाना है, जो कि अचीव अ टारगेट ग्रोथ ऑफ 4% पर एनम इन जीडीपी फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, ठीक है, जीडीपी में बढ़ोतरी लाना है। तो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ वाला स्ट्रेटेजी है ना, उसमें क्या क्या एम किया गया है, देखो यहाँ पे improving accessibility of technology to farmers to increasing production and ensure optimization use of natural resources, ठीक है, ensure optimum use of natural resources, accessibility of technology to farmers, पहला, attracting higher public investment and efficiency of such investment, promoting diversification for higher value crops and livestock, addressing issues pertaining to food security, decentralizing decisions making to come up with customized solution to specific local problems and to improve the accessibility of land, credit scales and scale to the poor. One of the major accomplishment of 11th 8-year plan was launching the National Food Security Mission। ये याद रखियो, NFSM, ये लॉन्च हुआ कब 11th 5 ईयर प्लान में। तो अभी बच्चे पूछेंगे सर इतना सारा कौन सा याद रखें, तो याद रखने का बात यही है कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ना इस साल लाया गया था, ठीक है, प्लान, ओके, यहां से लेके यहां तक बस रीड करना है, इतना ज्यादा याद रखने का कुछ है नहीं, रीड करना है और यहां से लेके याद करना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है मिशन, वो लाया गया कब, 11th 5 ईयर प्लान में, ओके, लॉन्च्ड इन 2000। इंट्रोडक्शन ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVS इन फाइनेंशियल ईयर 2008, ठीक है। अभी देखो एक चीज, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन था, इसमें क्या ध्यान में रखने के लिए गवर्नमेंट लाया ये चीज, ठीक है, ध्यान रख के गवर्नमेंट लाया ये चीज, इनिशिएटिव्स लाया गया टू इंप्रूव द कंट्रीज ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन, स्पेशली दैट ऑफ राइस। 3 चीज याद रखना, राइस, व्हीट एंड पल्सेस के ध्यान में रखते हुए ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लाया गया। स्पेशली सिर्फ ये नहीं, इंक्लूसिव नहीं है, बस इसी के लिए लाया, राइस, व्हीट एंड पल्सेस प्रोडक्शन के लिए लाया, ऐसा नहीं है, स्पेशली इनके लिए लाया गया। समझ में आ रहा है, स्पेशली इनके लिए और बेसिकली स्पेशली इनके लिए एंड बेसिकली फॉर ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन, स्पेशली इनके लिए एंड बेसिकली फॉर ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन। अगर मैंने एमसीक्यू में पूछ लिया ना ये क्वेश्चन, अगर जिन बच्चों को याद नहीं होगा ये चीज तो मार खाएगा वो बच्चा। समझ में आ रहा है ना, याद रखियो ये वाला चीज, अच्छे से ध्यान से देखो। अभी देखो, the primary objective of NFSM is to introduce technological components that includes farm machines, implements as well as improved variants of seeds, soil ameliorants, plants nutrients and plants protection measures। बस याद क्या रखना है बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन, ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन, राइस, व्हीट एंड पल्सेस, समझ में आया ना बात। एंड टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स, टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, इतना याद रखना। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, राइस, व्हीट और पल्सेस में गवर्नमेंट ने एम किया कि राइस को 10 मिलियन टन तक लाना है, व्हीट को 8 मिलियन टन तक लाना है, पल्सेस को 2 मिलियन टन तक लाना है, ठीक है, respectively by the end of 2012. It has allocated 4,883 crores to NFSM, of which rupees 3,381 crores was spent until 31st March 2011 through NFSM. 25 million tons of additional food grains was produced in the 11th 5-year plan. Okay, ये जो है ये you can read this and remember this. Okay, you can read and remember this. स्टूडेंट पूछेंगे सर मैं भूलता जा रहा हूँ सर पहले जो पढ़ा था वही भूल गया सर, ये जो है ना यही याद नहीं हो पा रहा है सर, मैं क्या करूँ? रिवीजन करना है, बस कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन एक ही है, रिवीजन करना है। ओके, बार बार रिवीजन करते जाना। देखो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वहां पे गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, विद एन आउटले ऑफ 25 करोड़, ठीक है, 25 करोड़ रुपीस।
टू एनकरेज स्टेट टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलिड सर्विसेज। इतना याद रखो, बस है, काफी है। वेरियस सब स्कीम्स अंडर RKVY आर फॉलोज। ग्रीन रेजोल्यूशन लाया ईस्टर्न रीजन, combining development of 60,000 pulses, encouraging the use of palm oil, initiative in vegetable clusters, Nutri cereals, national mission for protein supplements initiatives, accelerated fodder development program, rain fed area development program, saffron mission। बेटा सैफरॉन तो बहुत महंगा बिकता है। अभी देखो एक चीज, बच्चे पूछ रहे हैं सर कैसे पढ़े, ये जो 5 ईयर प्लान्स है ना, आप नोट बनाओ, एक एक लाइन का नोट बनाओ, ज्यादा नहीं, एक दो लाइन का नोट बनाओ बस, ठीक है, और पढ़ो। ओके, और ये याद रखियो, ये वाला चीज जो है ये थोड़ा याद रख लियो, क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। ओके, उसके बाद आ जाओ 12th 5 ईयर प्लान। फाइनली 12th 5 ईयर प्लान आ चुका है। क्या बताया गया 12th 5 ईयर प्लान में? एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रू एन एवरेज ऑफ 1.6% पर एनम। ओके, 2012 से लेके 2017 तक 1.6% per annum in first 4 year of against the targeted 4% annual growth। टारगेट था 4, लेकिन पहले 4 साल में 1.6% ही ग्रोथ हुआ ड्यू टू लोअर प्रोडक्शन। However, Government of India took several steps for increasing investment in agriculture sector such as enhanced institutional credit to farms, promotion of scientific warehousing infrastructure, ठीक है, Agri Tech Infrastructure Fund for making farmers competitive and profitable, developing commercial organic farming। इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। और भैया बस 10 मिनट खत्म हो जाएगा चैप्टर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सांस लेते रहो, टेक डीप ब्रेथ्स। 1 मिनट का ब्रेक लो, फटाफट जाके पानी पी के आओ, मैं भी पानी पी लेता हूँ। देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में सीखेंगे, ठीक है, सिर्फ पॉइंट याद रखना, कुछ याद नहीं रखना। देखो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया ऑन द ईयर 1948 6 अप्रैल को, ठीक है। फीचर क्या था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का? साइलेंट फीचर्स क्या था पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी का? लार्ज इंडस्ट्रीज वेर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, बेसिक और की इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज and other industries which respectively refer to public sector, public cum private sector, controlled private sector and private and cooperative sector। सर यहाँ पे 4 डिवीजन कहाँ है सर? बहुत सारा डिवीजन है। देखो पहला डिवीजन है ये स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, ठीक है, हो गया। उसके बाद डिवीजन है, देखो बेसिक कह सकते हो या फिर की इंडस्ट्री कह सकते हो, 2 डिवीजन हो चुका है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज 1 नंबर, बेसिक हो चुका है 2 नंबर, बेसिक या फिर की इंडस्ट्री 3 नंबर हो चुका है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, और बाकी जितने भी है ना इधर पे रेफर टू पब्लिक इंडस्ट्री से लेके इधर तक, ठीक है, जितना भी है ये वाला, ये सारे 4 नंबर इंडस्ट्री में आता है। समझ में आया? क्लियर है? देखो कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल है, बस देख के डर मत जाना। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री कौन से इंडस्ट्री है पब्लिक सेक्टर में? देखो इसमें ना 3 प्रकार के इंडस्ट्री इंक्लूड होता है, ओके, और जहां पे गवर्नमेंट मोनोपोली लेकर रखा है। मोनोपोली मतलब ये 3 इंडस्ट्री में सिर्फ गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट कर सकता है और बाकी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। कौन सा? देखो आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी एंड रेल ट्रांसपोर्ट। ये 3 जो इंडस्ट्री है ना, इसमें कोई दूसरा बंदा पार्ट नहीं ले सकता, बस गवर्नमेंट ही पार्ट ले सकता है। ये मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब एक बंदे का राज एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, समझे? उसके बाद बेसिक और की इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, आधा पब्लिक आधा प्राइवेट, जो कि कोल है, आयरन स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस एंड मिनरल ऑयल, ठीक है, वेरी डेजिग्नेटेड की इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्रीज। क्लियर है? उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में क्या क्या आया? कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। 18 इंडस्ट्रीज रखा गया यहाँ पे, 18 इंडस्ट्रीज रखा गया इन द इंपॉर्टेंट सेक्टर। कौन सा सर? हैवी केमिकल, शुगर, कॉटन टेक्सटाइल एंड वुलन इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर, सॉल्ट, मशीन, टूल्स, फर्टिलाइजर्स, रबर, एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, मोटर, ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ठीक है।
उसके बाद देखो अदर इंडस्ट्री में क्या क्या आया, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर में जितने भी इंडस्ट्रीज है, ये तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो अदर इंडस्ट्री में क्या आता है, जितने भी इंडस्ट्रीज है जो ऊपर 3 कैटेगरी में नहीं आता वो सारे इंडस्ट्री इस चौथा वाले में आ जाता है। क्लियर बात, खत्म। क्लियर है, इतना ही याद रखना। मैंने देखो मैं जो डिक्टेट कर रहा हूं ना, बस उतना ही याद करना है, इससे ज्यादा नहीं, उतना ही याद करना है। समझ में आ रहा है, यहाँ से लिखना है, ये ज्यादा नहीं घुसना है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है कि दिस इंडस्ट्रीज विल कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्राइवेट सेक्टर, हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव जनरल कंट्रोल ओवर देम। तो ये सारे मतलब बेकार के बातें याद रखने का दरकार नहीं है। यहाँ पे क्या बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रहा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातें करेगा, बातें करके चर्चा करेंगे कि यार एक साथ मिलकर कंट्रोल करते, ऐसे करके। यार ये सब याद रखने का दरकार नहीं है, तो उतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आ रहा है ना, वरना कभी खत्म नहीं होगा ये चैप्टर्स, और बहुत कम मार्क्स है। तो कम मार्क्स के लिए लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन स्मार्ट पढ़ना है कि क्या पढ़ना है वो अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद देखो सेकंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन आया। ओके, सेकंड इंडस्ट्रीज रेगुलेशन 1951 में लाया गया, 1951। ओके, याद रख पाओगे? हाँ जी, क्यों सर, क्यों नहीं याद रख पाएंगे, इजी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू प्लान प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स। ठीक है, protection of small entrepreneurs against the competition from large industries, prevention of monopoly and concentration of ownership industries, a balanced regional development with the view to reduce the disparity level of development of different region of the country. Balanced regional development, ठीक है। ये चार है, 1 2 इधर 3 नंबर, ये 4 याद रख पाओगे? हाँ सर, क्यों नहीं याद रख पाओगे? एक तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, बहुत शॉर्टकट है। देखो सर, मैं बता रहा हूँ आपको, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है एक, दूसरा है स्मॉल एंटरप्राइज को सेव करके रखना है बड़े वाले से। घर का छोटा को तो हमेशा मम्मी डैडी सेव करके रखते हैं ना, प्रोटेक्ट कर रखते हैं बड़े सिबलिंग्स से, है कि नहीं भाई मेरे? तो वही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली लाने नहीं देना है। मोनोपोली मतलब क्या होता है कि भाई एक अकेले बंदा का पूरा मार्केट में दबदबा होना। तो यार अगर एक अकेले बंदे का दबदबा हो जाए मोनोपोली में ना, तो क्या कैसे होगा यार, बाकी सारे बिजनेस कैसे करेंगे? उसके बाद चौथा नंबर, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट लाना। तो प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट लेड डाउन टू 2 प्रोविजंस, एक है रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस और एक है रिफॉर्मेटिव प्रोविजन। एक है रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन, एक है रिफॉर्मेटिव प्रोविजन। देखो रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन में क्या क्या बताया कि देखो रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन क्यों लाया कि अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, इस चीज के लिए लाया गया। ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस वेयर बाय इंडस्ट्रीज। ओके, रिस्ट्रिक्शन एंड लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंक्वायरी ऑफ लिस्टेड इंडस्ट्रीज, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। ओके, उल्टा सीधा किया तो सीधा कैंसिल करा देंगे, अनफेयर प्रैक्टिस किया तो। रिफॉर्मेटिव मतलब क्या होता है कि रिफॉर्मेटिव प्रोविजंस में क्या क्या लाया गया, देखो डायरेक्ट रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, सीधा गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। कंट्रोल ऑन प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई, कंस्ट्रक्टिव मेजर्स। ठीक है, ये थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखो थर्ड के बाद बस चौथा है, उसके बाद खत्म। ठीक है, थर्ड देखो ये कब लाया गया, 1956 में लाया गया, और ये लाके कौन से वाले को रिप्लेस किया, 1948 को रिप्लेस कर दिया। क्लियर है, 1948 को रिप्लेस करके 1956 लाया। तो 1946 में क्या था, आईपीआर प्लान था। ओके, देखो क्या क्या गया यहाँ पे, स्पीडिंग ऑफ द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्टिकुलरली हैवी इंडस्ट्रीज, expansion of public sector and growth of cooperative sector, state to take up responsibility of setting up new industrial setup, ठीक है, development of transport facilities, prevent private monopolies and concentration of economic process in hands of few number of individuals। 4 नंबर में क्या लाया गया, 4 नंबर में कुछ है ही नहीं इतना इंपॉर्टेंट, तीसरे नंबर में भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है था नहीं। चौथे नंबर में क्या इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में देखो 1991 में लाया गया, ये जुलाई 1991। Abolition of licensing system for large number of industries, greater role of private sector envisaged, contraction in field of operations for public sector। उसके बाद dismantling of controls, third number dispersing industries। हाँ, what do you understand by all this? देखो dismantling controls का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो अनवांटेड कंट्रोल्स है ना, कि ये भी कंट्रोल कर रहे हैं वो भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसको डिसमेंटल कर देना। ठीक है, उसको लिमिटेड कर देना। डिस्पर्सिंग इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना या फिर एबॉलिश ही कर देना। देखो पढ़ने में पता चलेगा। देखो पहला क्या है, पॉलिसी टू शिफ्ट इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम बिग कंजेस्टेड सिटीज टू रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, इंसेंटिव्स वेर बॉट टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज टू विलेज एंड बैकवर्ड रीजन, फेवर्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नियर द फार्मिंग एरियाज। सिंपल बात है, मैंने जो बताया वही तो है, शिफ्ट कर देना।
विलेज एरिया में लेकर जाना, समझ में आ रहा है। और अगर आप जाओगे तो इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव के लिए कुछ भी करेंगे बंदे। आ जाओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी। बीओपी एक बार देख लेते हैं यार, बीओपी क्या होता है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बीओपी जो है ये समझ गए तो जिंदगी एकदम आसान, और ज्यादा टॉपिक नहीं है, एक दो टॉपिक है बस। द बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, is a method countries uses to monitor all international monetary transactions at a specified period। ठीक है, क्या बताएं यहाँ पे, मतलब क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो है एक पर्टिकुलर पीरियड में वो हम लोग मेजर करते हैं थ्रू बीओपी। बीओपी क्या है कि एक्चुअली बीओपी हम लोग क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन हाउ मच मनी इंडिया से बाहर जा रहा है और इंडिया से अंदर आ रहा है, इज गोइंग इन एंड आउट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, if a country has received money, this is known as credit, and if a country has paid or given money, this transaction is counted as debit। क्लियर है भाई मेरे, कोई दिक्कत आ रहा है, कुछ दिक्कत होना ही नहीं चाहिए सर, दिक्कत कैसे होगा। थियोरेटिकली अगर हम समझे, बीओपी शुड बी जीरो, मीनिंग दैट एसेट एंड लाइबिलिटी शुड बैलेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एसेट और लाइबिलिटी बैलेंस होना चाहिए, बट इन प्रैक्टिस दिस इज रेयरली द केस। ठीक है, ये ऐसा कभी होता है कि यार कुछ भी थियोरेटिकली तो ऐसे लिख सकते हो कि बीओपी शुड बी जीरो, मतलब आपका इनपुट और आउटपुट, मतलब सुनो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो सेम रहे। लेकिन ये होता है क्या यार, जितने प्रकार से आप एक्सपोर्ट करते हो उतने प्रकार से इंपोर्ट होता है क्या, नहीं यार, दिस इज नॉट ट्रू, ये दिस इज रेयरली ए केस, बहुत छोटे मोटे कंट्री का होते होंगे। Thus the BOP can tell the observer if a country has deficit or surplus and from which part of the economy the discrepancies are stemming. A country trade balance equals the value of its export minus its imports। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं BOP का, सिंपल है। ट्रेड बैलेंस जो है, ठीक है, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड का बैलेंस क्या है यार, अगर आपको पता भी नहीं है ना फॉर्मूला तब भी आएगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कुछ भी कह लो, where x is equals to export, m is equal to import, TB is trade balance। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है, तो अभी देखो, ये जो है इंडिया का बैलेंस ऑफ पीओ है, बीओपी है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आप रेफर कर सकते हो। ओके, जस्ट एन एग्जांपल के लिए यू कैन रेफर दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है। सिंपल बात है, जब एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट होता है वो होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑब्वियसली यार, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा, मतलब बाहर ज्यादा जा रहा है तो यूएस डॉलर ज्यादा आ रहा है ना भैया मेरे, जब सामान ज्यादा जाएगा तब तो फेवरेबल है ना कंट्री के लिए। अच्छा देखो, कंट्री के लिए अच्छा कब है, जब हम लोग बेच रहे हैं सामान, है कि नहीं, बाहर के दुनिया में बेच रहे, तो when there is an excess of export over import it is favorable, and when there is excess of import over export this is unfavorable। you just have to read this, okay। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम लोग देख चुके हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है देयर टाइप्स कितने प्रकार के हैं, एफडीआई, एफपीआई और एक है देखो एफआईआई। तो क्या है, एक बार देख लेंगे, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, सिंपल है, इसके डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि बाहर वाले बंदे ना, एक कंट्री के बंदे दूसरे कंट्री में क्या करते हैं, एक्विजिशन करने का कोशिश करते हैं, या फिर वो बिजनेस फॉर्म करेंगे, या फिर वो नया बिजनेस फॉर्म करेंगे, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे नए बिजनेस में, या फिर वो जॉइंट वेंचर में जाएंगे, मतलब एक साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे, ये सारी चीज, ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो जाए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो जाए, ठीक है, शेयर्स हो जाए, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो जाए, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज सब पढ़ने वाले हो धीरे धीरे, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटीज हो जाए एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है, इसका डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना पॉइंट समझ के रखो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि देखो, बाहर के जो फॉरेन एंटिटीज है वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स एंड कंपनीज, हेज फंड कंपनीज, ठीक है, रियल प्रॉपर्टी एंड अदर इन्वेस्टमेंट एसेट्स। समझ में आ रहा है। The intention is not to take control interest but to diversify portfolio, ensuring hedging and gain high returns with quick entry and exit। ठीक है, जल्दी से आना है, जल्दी से जाना है बाहर वाले देश के बंदों को, लॉन्ग टाइम के लिए। देखो ये सब में क्या है कि देखो यहाँ पे तो आपको बिजनेस सेटअप करना है यार, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस सेटअप बहुत लंबे समय के लिए है आप यहाँ पे, लेकिन एफआईआई में बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। यू हैव टू कम इन क्विकली एंड गो आउट क्विकली। तो ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट बताओ मेरे को, इंडिया वाले लोग, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट बताओ मेरे को जो मैं फटाफट आ सकता हूँ, फटाफट जा सकता हूँ। तो इंडिया वाले बोले म्यूचुअल फंड में लगा लो,
म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुल। ठीक है, ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट मैंने बोला ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है सेबी में, ये आपको मिलेगा इन द एग्जीक्यूटिव लेवल। ओके, तो ये हो गया। अभी डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं फटाफट, 2 मिनट में खत्म चैप्टर। मीनिंग पर लेना है, when a company FDI और FII में, ठीक है, when a company situated in one country makes an investment in company situated abroad, it is known as FDI. FII when foreign companies make investment in stock market of a country, ठीक है, FII में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। FDI मतलब दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते, दूसरे कंट्री में मतलब कंपनी खोल ले फॉर एग्जांपल। एंट्री एंड एग्जिट इज डिफिकल्टी, और एफआई में तो इजी है, फटाफट आना है, फटाफट जाना है। व्हाट इज ब्रिंग, लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ट्रांसफर फंड, रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजीज, नो हाउ एक्सेट्रा, फंड्स ओनली। इकोनॉमिक ग्रोथ, यस, नो। कॉन्सिक्वेंसेस, इंक्रीजिंग इन कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ठीक है, इंक्रीज इन कैपिटल ऑफ द कंट्री। टारगेट, स्पेसिफिक कंपनी, नो सच टारगेट, इन्वेस्टमेंट फ्लोज इनटू द फाइनेंशियल मार्केट। कोई टारगेट, म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया, आपको पता है कि आपका पैसा कहां पर जा रहा है। मतलब अगर म्यूचुअली हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्ट करना है, मतलब इंडिया के स्टॉक मार्केट में बस इन्वेस्ट ही करना है आपको, एफआई कर सकते हो, एफआईआई कर सकते हो, है कि नहीं। और यहाँ पे एफडीआई में क्या, यार पर्टिकुलर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, स्पेसिफिक कंपनी। कंट्रोल ओवर ए कंपनी, यस, ये नो। आप अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो क्या आप कोई भी किसी प्रकार का कंट्रोल गेन कर पाओगे? नहीं। एफडीआई में तो कंट्रोल गेन कर पाओगे ना, क्योंकि यार पूरा कंपनी सेटअप कर रहे हो यहाँ पे एफडीआई में। समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो एफडीआई एंड एफपीआई, डेफिनेशंस पढ़ लियो, मैं पढ़ा दे रहा हूँ एक बार, ये तो डेफिनेशंस आता है। उसके बाद देखो एफपीआई में क्या, व्हेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द पैसिव होल्डिंग ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ अनदर कंट्री, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट, इट इज नोन एज एफपीआई। ठीक है। रोल ऑफ इन्वेस्टर, एक्टिव, ये पैसिव होता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, हाई, वेरी लेस। टर्म्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, इफिशिएंट, कंपैरेटिवली लेस इफिशिएंट। इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट्स, ये फाइनेंशियल एसेट्स। एंट्री एंड एग्जिट, डिफिकल्ट, रिलेटिवली इजी। रिजल्ट, ट्रांसफर ऑफ फंड, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज, कैपिटल इनफ्लोस। क्लियर है? कोई दिक्कत वाला चीज है, समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है तो ये डेफिनेशन पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। एफडीआई में क्या है, मैं एक बार डिफरेंस फटाफट बता दूं 2 मिनट में। एफडीआई में क्या है कि आप एक कंट्री में बैठे हो, आपको दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करना है, आपका बिजनेस खोलना है, कुछ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। समझ में आ रहा है? बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस सेटअप करना है, कुछ भी करना है। एफएफआई क्या है, सिंपल है भैया, सिर्फ आप बाहर में हो, आपको बस क्या करना है, बाहर के कंपनीज, समझो बाहर के कंपनीज इंडिया की स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, थोड़ी ना बिजनेस सेटअप कर रहे हो। समझ में आ रहा है? एफएफआई डिफरेंस समझ में आ रहा है? एफडीआई एफएफआई में, एफडीआई और एफपीआई में देखो डिफरेंस क्या है। एफडीआई का तो पता है, और एफपीआई में क्या है डिफरेंस, यही है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है बस फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, पैसिव होल्डिंग रखते हैं, वो डायरेक्टली वो जो है काम नहीं करते, वो पैसिव काम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो एफडीआई में तो बिजनेस सेटअप करना है, चलो समझ लिए। लेकिन एफपीआई में क्या करना है कि सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स के टुवर्ड अपने को इन्वेस्ट करना है। ओके, ओनली नहीं फाइनेंशियल एसेट्स, और कोई झमाला हमको नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल एसेट्स, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट्स। क्लियर है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हाई, वेरी वेरी लेस। अपना जो चैप्टर है ना ये खत्म हो चुका है यहाँ पे। रुको यार, मत जाओ, सुनो मेरी बात। अगर चैप्टर थोड़ा भी इजी लगा है और समझने में आसान हुआ है आप लोगों को, तो यार कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर चैप्टर इजी है, थोड़ा लंबा है चैप्टर लेकिन चैप्टर बहुत इजी है सर, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है सर इस चैप्टर में, बस थोड़ा एक एक लाइन अगर हम लोग लिख के पढ़ लेंगे तो हो जाएगा चैप्टर। देखो अमित भाई को ना नाराज नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है आपके सारे दोस्तों के पास, फैमिलीज, फ्रेंड्स, नेबर्स, सब लोगों के पास। ठीक है, सो today's lecture will end it over here, saying thank you so much everyone, happy learning guys।